ये लाइफ मेरे पे डाली गई सिस्टम की तरफ। सिस्टम मेरे वालिद साहब का इंसाफ मुझे दे देता, मैं सब कुछ सरेंडर आज भी करने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत तकलीफों के बाद मुझे मजबूरन करना पड़ता। ना मुझे शौक है कि मैं इतने गन मैनों के साथ फिरूं, ना मुझे शौक है कि मैं अपने बच्चों के साथ ना फिर सकूं, ना मुझे शौक है कि मैं किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकता। तो ये इंजॉयमेंट से ज्यादा तकलीफ है। मैं बीकन हाउस का स्टूडेंट था, हम पे 12 FIR लॉन्च हुई, कत्ल, अगवा, डकैती। हम पे मुकदमा डले, मैं इश्तेहारी हो गया, मैं साउथ अफ्रीका चला गया। तो उन दिनों आपका ऐसा क्या कारोबार था? हमारा हमेशा से ही प्रॉपर्टी का कारोबार था। जिस दौर में मलिक रियाज 100 कनाल पे बैरिया टाउन लॉन्च कर रहा था, मेरी उच्चा गार्डन 500 कनाल थी, बिल्कुल साफ। एक और खुरम भाई बात, एक FIR मेरे पे उस लिहाज से मेरी एज 9 साल की, गाड़ी में से उतर के क्लैशन कोफ पे फायर मारे और वो बंदा मार गया। उसमें मैं सेशन कोर्ट मुझे बरी कर देती है, उमर वेरकर, इसने मेरे बाप को मर्डर किया, मैं किस तरह भूल जाऊँ। तो ऐसा क्या था कि मेरे मुकदमात में मुझे 8 साल लग गए बाहर निकलने में, वो यही वजह थी। सिटिंग SP उमर वेर और सिटिंग DIG मुश्ताक सुखेरा था। हमें कई बार उन्होंने ऑफर किया, उन्होंने कहा आज प्रॉपर्टियां सरेंडर कर दें, हम आपके बयान दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लीडर TV के साथ मैं हूं आपका होस्ट खुर्रम पाशा। हमारे माशरे में बहुत सारी क्राइम की ऐसी स्टोरियां जन्म लेती हैं जिनकी बैकग्राउंड जानना हर बंदे की ख्वाहिश होती है। आज मैं एक ऐसी स्टोरी आपके सामने ला रहा हूं कि एक ऐसा नौजवान जो बीकन हाउस स्कूल से पढ़ा हो, उसके बाद अमेरिकन नेशनल स्कूल से उसने ग्रेजुएशन की हो और फिर अचानक उस पर मुकदमात का इतना बोझ पड़ जाए कि वो एक बहुत ख़तरनाक मुजरम की शक्ल में सामने आता है। उस पर मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हो जाते हैं, वो मुल्क से फ़रार होता है। उसके बाद इंटरपोल की मदद से उसे गिरफ़्तार किया जाता है। फिर उसके बाद उसको ना सिर्फ पुलिस का ट्रायल भुगतना पड़ता है, फिर सज़ाए मौत में की जो कोठरी है उसमें एक 8 साल का अरसा अपनी ज़िंदगी का उसे गुजारना पड़ता है। बिल आखिर वो नौजवान अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करता है और उसको बरी कर दिया जाता है। इस नौजवान ने वो 8 साल का अरसा किस तरह गुजारा, उसके साथ उस दौरान क्या क्या मसाइल उसको का सामना करना पड़ा और ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कौन से अनासर थे ऐसे कि जिन्होंने तालीम याफ्ता नौजवान को जराइम का एक बेताज बादशाह ज़ाहिर किया। तो आज मेरे साथ वो नौजवान मौजूद है। आज उससे हम तल्ख़ व शीरी बातें करेंगे और उन हक़ाइक़ से पर्दा हटाएंगे जो आज तक किसी को मालूम नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली बॉक्सर, जो आजकल की यूथ के लिए एक बड़ी आइडियल पर्सनैलिटी बने हुए हैं अंडरवर्ल्ड के हवाले से। अब ये किस हद तक इसमें सच है झूठ है कि वो अंडरवर्ल्ड का कितना को हिस्सा है, ये इनकी ज़बानी ही जानेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं अली बॉक्सर। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, एक बड़ी ही दिलचस्प सी आपकी स्टोरी है कि एक अच्छे स्कूल से आपने तालीम हासिल की, बड़ा अच्छा पढ़े और उसके बाद अचानक कत्ल, अगवा, डकैती, इक़दाम कत्ल समेत संगीन वारदातों के जौन से इल्ज़ामात के तहत आप पे मुकदमात दर्ज होते हैं और आपको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी हकीकत क्या है? जितने कम टाइम में आपने ये सारी चीज़ें गिनवाई है ना, वो इतना कम टाइम था नहीं। इस सब चीज़ों से गुजरने के लिए मुझे 8 साल लगे और शायद मैं अब यहाँ बैठ के उसको रिपीट भी करूँगा तो किसी को समझ नहीं आएगी कि उसकी शिद्दत का क्या अंदाज़ा था। जिसमें मेरे वालिद साहब इन कस्टडी का मर्डर हुए, जिसमें मुझे 8 साल सजाए मौत काटनी पड़ी, जिसमें और बहुत सारे नुकसान हुए। देखिए खुर्रम भाई, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये टोटली हमारे सिस्टम का फेलियर है और अनफॉर्चुनेटली ये फेलियर मुझे दुरुस्त होता नज़र नहीं आता। उसकी वजह कुछ यूँ है कि ये कोई मेरा पहला इंटरव्यू नहीं है। जब मैं अरेस्ट हुआ तब भी मेरा इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में मैंने शायद यही बातें रिपीट की जो शायद मैं आज करूँगा, लेकिन आपकी कुछ बातें जिसमें आपने मुझे मुखातिब एक अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक से किया है या बदमाशी के लिंक से किया है, उसकी मैं तरदीद नहीं करूँगा। आज तरदीद नहीं करूँगा, एक्सेप्ट इसलिए करूँगा क्योंकि आपका हर शोबा ही अंडरवर्ल्ड बन चुका है इस टाइम। आपकी पुलिस अंडरवर्ल्ड है, आपके वकील अंडरवर्ल्ड है, आपके माजरत के साथ कुछ है। मैं हर उस शख्स को अंडरवर्ल्ड समझता हूँ जो किसी पैसों की खातिर किसी का भी ज़िंदगी मौत का फैसला करता है।
मैं बीकन हाउस का स्टूडेंट था, मैं अमेरिकन नेशनल का स्टूडेंट था। हम पे 12 FIR लॉन्च हुई, कत्ल, अगवा, डकैती। जब आप पे कोई FIR लॉन्च होती है तो उसका डिसीजन, उसका पैटर्न और डिसीजन किसने लेना होता? FIR लॉन्च होती है, वो लॉन्च होकर अदालत में जाती है, अदालत के बाद अदालत ट्रायल करती है, वो आपको सजा करे या बेगुनाह कर दे, ऐसे ही है। जब हम पे मुकदमा डले, मैं इश्तिहारी हो गया, मैं साउथ अफ्रीका चला गया। मुझे वहाँ किसी ने बताया कि जी आपकी सिटी 42 पे खबर चल रही है कि 30 लाख रुपए एड मनी आप पे और आपके कज़न आबिद बॉक्सर पे रख दिए इन्होंने, और साथ ही इंटरपोल को रेड वारंट भी। तो मुझे खुद भी यकीन नहीं होता था कि ये सब इतनी एफर्ट मेरे लिए क्यों हो रही है, क्योंकि यही हकीकत आज हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये जो मुकदमात आप पे दर्ज हुए, इसकी बुनियाद क्या थी और ये क्यों हुए? इसकी बुनियाद टोटल लालच, मफाद। जिस महकमे में उमर विर्क जैसे करप्ट, मुश्ताक सुखेरे जैसे जो तब DIG था, उस जैसे करप्ट डकैत अफसर हो, ऊपर CM शहबाज शरीफ हो, तो आपको क्या लगता है, क्या तवक्को करते हैं आप? बुचा गार्डन से लेके अब तक हमारे लिए तो कुछ भी स्मूथ नहीं रहा। हम जब एक्यूज हुए हैं, जब हम पे FIR हुई हैं, जब हम पे मुकदमा दर्ज हुए हैं, तो मीडिया ने भी हमें रगड़ा, हमें फोर्सेस ने भी रगड़ा, हमें अदालतों ने भी रगड़ा। वो किस तरह, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से लोग, इन सब खास तौर पे हमारे माशरे में तो उमर विर्क का, मुश्ताक सुखेरे का सबको ही पता। इन्होंने जब FIR लॉन्च की, मेरे घर से 3.5 करोड़ रुपया उमर विर्क पर्सनली चोरी करके लेके गया, क्योंकि अब्बू अरेस्ट हो गए थे, भाई अरेस्ट हो गया। इन्होंने धोखे से सब्जादार थाने बुलाया कि जी आपके खिलाफ कोई दरखास्त है, आगे सिर्फ पेश हो जाए। वहाँ गए तो इन्होंने अरेस्ट कर लिया, इन्होंने कहा जी आपके खिलाफ इतनी FIR हैं। अरेस्ट हो गए, मेरा भी नाम, मेरे छोटे भाई का नाम, मेरी वालदा का नाम, हम सारे साइड पे हो गए, जिस तरह नेचुरली कोई भी करेगा। घर खाली था, इन्होंने घरों में घुस के परफ्यूम भी उठा लिए, जिसका जो हाथ लगा उसने वो चीज़ उठा ली। उमर विर्क ने अपने स्टैंडर्ड ऑफ करप्शन के हिसाब से 3.5 करोड़ रुपया उठाया, ज्वेलरी उठाई, ज्वेलरी आदि अपने पास रख ली और कुछ हम पे डाल के डकैती की रिकवरी बना दी कि जी ये लें। ये तो उन दिनों आपका ऐसा क्या कारोबार था जो आपके घर में 3.5 करोड़ रुपया कैश पड़ा हुआ था? हमारा हमेशा से ही प्रॉपर्टी का कारोबार था। जिस दौर में मलिक रियाज 100 कनाल पे बैरिया टाउन लॉन्च कर रहा था, मेरी बुच्चा गार्डन 500 कनाल थी, बिल्कुल साथ। तो तब से लेके उस स्कैंडल से चलते चलते हम, मेरे वालिद साहब ने गोल्डन शेक हैंड लिया नेशनल बैंक से। उस दौर में उनको 60 लाख रुपया एज वो मिला, टोटली गोल्डन शेक हैंड के अगेंस्ट मिलता था। उसमें उन्होंने प्रॉपर्टी का काम करते करते बहुत तरक्की की। बुच्चा गार्डन स्कैंडल से याद आया, बुच्चा गार्डन स्कैंडल के हवाले से भी आपके वाले साहब की बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही और उस दौर में जुल्फ़कार ईमान का कत्ल हुआ, उसमें भी आपके वालिद मुलव्वस रहे। उसकी क्या हकीकत थी? उसकी हकीकत मुझे ऐसा 100% इसलिए नहीं पता क्योंकि मैं अपने वालिद साहब के साथ उस टाइम अटैच नहीं था। ऐसे मेरी उम्र बहुत कम थी। लेकिन हाँ, FIR में मशवरे में उनका नाम आया था, और जितनी मुझे बात पता है वो ये थी कि इनकी कुछ तलख कलामी हुई थी मेरे वालिद साहब की जुल्फ़कार रवान के साथ। उस तलख कलामी में जुल्फ़कार रवान ने इनको तड़ी लगाई कि मैं तुम्हें 30 दिसंबर तक देख लूँगा। मेरे वालिद साहब ने जवाब में यही तड़ी उनको लगा दी। बस वो, अगर मेरे वालिद साहब कदम ना उठाते तो शायद आप जुल्फ़कार रवान के बेटे से इंटरव्यू ले रहे होते मेरे वालिद साहब के बारे में। तो बस ऐसे ही है, उन्होंने मरने। अच्छा, एक चीज़ है कि पहले आप लोगों की जो मुतनाज़ा सूरत हाल पैदा हुई बुच्चा गार्डन स्कैंडल के हवाले से, उसके बाद मूनलाइट सनमे का तस्करा करते हैं जिसकी मालिका के कत्ल में आप पे भी इल्ज़ाम आए और आपने उसमें सज़ाए मौत भी भुगती। उसके बाद आप उसमें बरी भी हुए। तो
ऐसा क्या था कि हमेशा आप लोग ही ऐसे मामलात में मुलव्वस पाए जाते थे? उसकी बेसिक वजह मुझे जो नज़र आती है वो यही थी कि बहुत रैपिड तरक्की, शायद वो आसपास के इन लोगों को हजम नहीं होती थी। आबिद भाई की तरक्की महकमे वालों को हजम नहीं होती थी, जिसमें ये सारे नाम शामिल हैं। लोकली मेरे वाले साहब की तरक्की जो बाकी शहर के कुछ लोग हैं उनको हजम नहीं होती थी। तो बात यह है कि देखिए, नहीं, तरक्की के हवाले से तो लाहौर में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी के बड़े बड़े टाइकॉन बैठे हुए हैं, तो आप लोग ही टारगेट क्यों थे? ये मुझे लगता है आपको उन लोगों से भी पूछना चाहिए, क्योंकि देखें, मैंने आपको फिर एक चीज़ कही है कि मेरे वालिद साहब का ट्रायल तो इन्होंने अरेस्ट करने के 5 दिन बाद इन कस्टडी मर्डर करके ले लिया। उनको अदालत तक जाने नहीं दिया, उनका ट्रायल होने ही नहीं दिया, और ट्रायल हो भी जाता तो क्या था। मेरे पे अच्छा, अभी आप ये बात कर रहे हैं कि आपके वालिद को पुलिस ने अपनी कस्टडी में मर्डर किया, तो अगर आपके वालिद को मर्डर किया गया तो आपने उस पर क्या कार्रवाई की? यार कार्रवाई किस तरह कर सकते हैं? इन कस्टडी एक शख्स मर्डर होता है, उसका डीआईजी भी इन्वॉल्व है, उसमें एसपी भी इन्वॉल्व है। कौन सा डीआईजी इन्वॉल्व था उसमें? डीआईजी मुश्ताक सुखेरा, एसपी जो अब इंस्पेक्टर है उमर विर्क, ये सब इन्वॉल्व थे। इन्होंने अपनी तरफ से, इन लोगों की आपके वालिद से क्या दुश्मनी थी? मेरे वालिद से शायद दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जिस लेवल का इनको पैसा नज़र आ रहा था उसके अगेंस्ट, क्योंकि जिसने नौरीन शरीफ ने हमारे खिलाफ FIR कटाई, मुश्ताक सुखेरे ने उससे शादी कर ली, उमर विर्क उसका पार्टनर बन गया इन प्रॉपर्टीज़ में। इसकी भी आप सारी डिटेल निकालेंगे तो आपको मिल जाएगी। एक और खुरम भाई बात, तो आप माशाल्लाह हर चीज़ को बड़ी करीब से देखते हुए आ रहे हैं, बड़े अरसे से मैं आपकी काफ़ी आर्टिकल्स भी पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। मुझे एक चीज़ बताएं, जो भी केसेस मेरे पे हुए, मेरी फैमिली पे हुए, मेरे वालिद साहब का मर्डर भी बीच में से 1 मिनट के लिए स्किप कर दें, उस सब को अंडर ट्रायल कोर्ट में होना चाहिए था, जो कि हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें एक FIR मेरे पे मर्डर की वो है जिसमें जो वकूआ है उस लिहाज से मेरी एज 9 साल बनती है कि जी मैंने 9 साल की उम्र में गाड़ी में से उतर के क्लैशन कोफ के फायर मारे और वो बंदा मर गया। उसमें मैं सेशन कोर्ट मुझे बरी कर देती है। लेकिन मुश्ताक सुखेरा ने तो हमेशा इस चीज़ को डिनाई किया है कि उसने नूरीन शरीफ से शादी नहीं की। हाँ ठीक है, वो डिनाई कर ले, उसका हक है। तो क्या मूनलाइट सिनेमा आप लोगों की मलकियत थी? हमारी मलकियत नहीं थी, लेकिन हमें दे दिया गया था। मिसेस नसीम शरीफ ने दे दिया था, उन्होंने अदालत में जाके बयान दे दिया था कि मैंने जफर अब्बास को मूनलाइट सिनेमा दे दिया। उसकी कंसेंट डिग्री मेरे वालिद साहब के नाम होगी। तो फिर ये नूरीन शरीफ कहाँ से आ गई बीच में? बन नूरीन शरीफ आ गई जब उसको पता चला मिसेस नसीम शरीफ फौत हो गई हैं, तो उन्होंने कहा बस ठीक है, मौके का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि मिसेस नसीम शरीफ जब तक जिंदा थी तो वो हर इंक्वायरी में हमारे हक में जाके बयान देती थी कि मैं इनके साथ हूँ, मैं सेफ हूँ, ना मैं अगवा हुई हूँ, और मैं बड़ी कंफर्टेबल जिंदगी। तो उसकी वफ़ात के बाद उसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ थी बशमूल मूनलाइट, चूँकि बहुत एक हाईलाइट मामला था, लेकिन उसके अलावा उनकी अरबों की प्रॉपर्टी थी, तो आज उन प्रॉपर्टी की क्या पोजीशन है? आज उनकी प्रॉपर्टी की पोजीशन ये है कि जब हम इश्तिहारी हुए, जब हम जेलों में गए तो पीछे फाइट करने वाला था ही कोई नहीं। उल्टे सीधे जो डॉक्यूमेंट्स बना के नौरीन ने वो भेज दिया। अच्छा, कुछ अपनी जेल के शबो रोज़ बताएं कि आपने 8 साल सज़ाए मौत की कोठरी में गुजारे, तो वो एक बड़े तलख दिन होंगे आपके, बड़ा तलख टाइम था, तो कैसा गुजरा आपका? जैसे जेल में लोगों का वक्त गुजरता है वैसे ही गुजरा। आपने अपने मुंह से कह दिया, बहुत सख्त था। तो बस बहुत वाक़यात, बहुत चीज़ें जो, लेकिन जेल के अंदर तो आपने बड़ी पुरसाइश ज़िंदगी गुजारी, आपको बहुत सहूलियात भी मैसर थी, और आपकी उस दौर में तस्वीर मंजर आम पे आई, आप उसमें एक्सरसाइज कर रहे हैं जेल के अंदर। नशे करने से बेहतर समझा कि मैं एक्सरसाइज कर लूँ, क्योंकि वक्त तो गुजारना था, या रो के गुजारना था या हंस के गुजारना था।
तो वो जेल वालों को पता था कि ये किसी नजायज़ फरोशी में है ही नहीं, ना ये नशों का शौक़ है इसको, ना किसी। तो मैं जब सुपरिटेंडेंट से रिक्वेस्ट करता था कि जी मुझे एक्सरसाइज के लिए डंबल प्रोवाइड करें, तो वो मान लेते थे बात में। इसका मतलब है वहाँ भी आपका असर रसूख चल रहा था? खैर असर रसूख झूठा सच्चा अगर बन गया हो तो वो पता नहीं, ओवरऑल इस असर रसूख में कोई क्राइम इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, आप रिहा हुए बरी होने के बाद और उसके बाद एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आपका एक तोती बोलना शुरू हो गया, बकौल लोगों। तो अब तक कौन से ऐसे मामलात आपके हैं कि जिसकी वजह से इतना आपको हाईलाइट किया गया? मैं अगर यहाँ इस चीज़ की सफाई देना शुरू कर दूँ कि अंडरवर्ल्ड या बदमाशी, तो वो शायद उसको अब कोई भी एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि मेरी पिक्चर्स, मेरी वीडियोस इस तरह की वायरल हुई हुई जिसमें हमें वेपन्स के साथ फिर रहे हैं, हम वेपन्स के साथ देखे भी जा रहे हैं। और मैंने आपको स्टार्ट में फिर ये चीज़ कही है, सब अंडरवर्ल्ड है। देखें खुरम भाई, मैं फिर आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे यहाँ आपका सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि मेरी नज़र में सब अंडरवर्ल्ड है, सब अंडरवर्ल्ड का पार्ट है। ये शोबे बहुत मोहतरम समझे जाते हैं, जिसमें साफ़त है, वकालत है, जुडिशरी है, पुलिस है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद किसी बहुत बदमाश से भी ज़्यादा ख़तरनाक काम कर जाते हैं। अब जिस तरह मेरे साथ हुआ, उसमें एक वकील साहब जिस पे मैंने एतबार किया, जिस पे मेरे वालिद साहब मुझे कह के गए कि अगर कभी कोई बुरा वक्त आया तो इस शख्स पे एतबार कर लेना, उस पे एतबार किया। वो मेरी सारी गाड़ियाँ पुलिस को रिश्वत देने के नाम पे खा गया। मेरी एक गाड़ी बेच के उसने फेज 8 घर बना लिया, एक मेरी प्राडो पे वो फिरता रहा बहुत अरसा। अब उमर विरकर, इसने मेरे बाप को मर्डर किया, मैं किस तरह भूल जाऊँ? मुश्ताक सुखेरा उसके पीछे इन्वॉल्व था, मैं किस तरह भूल जाऊँ? अच्छा, अभी आप एक बात कर रहे थे कि जाहिर है चलें उन दिनों आप मफरूर थे पहले, फिर आप गिरफ़्तार हुए, फिर जेल चले गए और आप इन वाक़यात की कोई पैरवी नहीं कर सकते थे। अब तो एक अरसे से आप बाहर आ गए हुए हैं, अब तक आपने क्या किया? अपने बाप, अगर आप कहते हैं जी मेरे बाप को मारा है, तो इनके खिलाफ क्या किया आपने? आप मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिएगा। आपका सिस्टम इस हद तक करप्ट हो चुका और इस हद तक क्वेश्चन मार्क इस पे आ गया कि मैं आपको जो बात बताऊंगा आप भी उस पर हैरान होंगे कि जिन केसों में मुझे 8 साल लग गए निकलने में, उन्हीं केसों में आबिद भाई जेल भी नहीं गए एक दिन भी। उनकी जो GIT थी वो बिल्कुल मेरिट पे थी। जो पुलिस वाले उसमें थे वो बिल्कुल बायस थे, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था इन प्रॉपर्टियों में, हमारे इमेज में। उन्होंने बिल्कुल मेरिट पे तफ्तीश की, उस मेरिट में वो बेगुनाह है। तो ऐसा क्या था कि मेरे मुकदमात में मुझे 8 साल लग गए बाहर निकलने में? वो यही वजह थी कि उस टाइम मुकदमात बनाने वाले, हमें अरेस्ट करने वाले सिटिंग SP उमर विर और सिटिंग DIG मुश्ताक सुखेरा था। उन दोनों को आपके साथ पर्सनली क्या ऐसा गरज था? मेरे साथ तो पर्सनली कोई नहीं थी, उसको, उन लोगों को इंटरेस्ट बहुत बड़ा नजर आया प्रॉपर्टियों में। अरबों की प्रॉपर्टीज थी, मुद्दई उनको मिल चुकी हुई थी। उन्होंने कहा कि इसको यूज करके अपना इंटरेस्ट निकाल लो। जो निकाला उन्होंने, बेची उन्होंने, उल्टे सीधे कागज बना के बेची। जब हम अंदर थे हमें कई बार उन्होंने ऑफर की, उन्होंने कहा आज प्रॉपर्टियां सरेंडर कर दें, हम आपके बयान दे देते हैं। तो ये ऑफर किसकी तरफ से आती थी आपको? वकीलों की तरफ से, जो उनका अपोजिशन वकील थे, कि जी आज प्रॉपर्टियां सरेंडर कर दें तो हम आपको। और दूसरा देखें, फिर बदले 2 तरह के हैं, बदले 2 तरह के हैं। एक बदला ये है कि मैं अदालत में जाऊं, इन्होंने सारी ज़मीनियाँ भी ज़ाया कर दी हैं, इन्होंने जो एविडेंस उस टाइम थे वो भी इन्होंने अपने, इनके हक में हैं। मेरे खिलाफ जो पुलिस वाले, मेरे खिलाफ जो गवाह पेश होते थे वो पुलिस CIA के एहलकार होते थे। कोई शेखुपुरे का एहलकार है, वो मेरे खिलाफ कत्ल की गवाही दे रहा है। तो बस पॉइंट ये है, ठीक है, मैं इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं करता, हो सकता है मेरे वाले साहब से भी कोई
ऐसे काम हुए हो जो जस्टिफाई लीगली नहीं हो सकते, लेकिन उसका खमियाजा ये नहीं है कि आप पूरे ख़ानदान को रगड़ दें। इस हवाले से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आई कि जो मूनलाइट वाली प्रॉपर्टी थी वो सारी जेल साजी के साथ हत्याई गई थी, और वो जो ख़तून थी उसके जाली साइन अंगूठे सारा कुछ करके वो सारी प्रॉपर्टियाँ अपने नाम पे कराई गई थी। कहीं ना कहीं तो ऐसी इन्वॉल्वमेंट होगी कि जो इतना बड़ा आप पे भी पहाड़ गिरा। चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेता हूँ आपकी, उसका उसको प्रूफ किसने करना था आप बताएं। प्रूफ आप लोगों ने करना था। नहीं हम नहीं करना था। देखिए ना, अभी आपने कहा कहाँ करना था। एक चीज़ आपको बताई कि आपको ऑफर आई कि आप इन प्रॉपर्टियों से सरेंडर कर जाएं। ठीक है। चले ठीक है, उस टाइम आप फंसे हुए थे। आप जब बाहर आ गए हैं, अब आए आपको बाहर आए भी 6-7 साल तो हो ही गए हैं। इन 6-7 सालों में आपने फिर क्या किया? हाँ, इन 6-7 सालों में केस उसी तरह चलते रहे। इन्फ्लुएंस उन लोगों का अभी तक है। हम अदालतों में केस लेके जाते हैं, जिन्होंने वो प्रॉपर्टियाँ खरीदी हुई हैं वो अपना पूरा इन्फ्लुएंस लगा के हमारे केस को बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। अच्छा, आप पर एक और इल्ज़ाम भी है अंडरवर्ल्ड के हवाले से कि आपके कज़न आबिद बॉक्सर जब मफरूर रहे हैं 11 साल और जब जेल से बाहर आए हैं और जेल के अंदर बैठ के आप तमाम मामलात को कंट्रोल करते रहे, उनकी गैर मौजूदगी में भी आप यहाँ पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज़ में बड़े एक्टिव रहे हैं। आप उस हवाले से आप क्या कहते हैं? आप अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज़ में किस किस चीज़ को शुमार करते हैं? जितनी नजायज़ फरोशी को, कत्ल व गारत को, उसमें ज़रूरी नहीं नजायज़ फ़रोशी आए कि आप पर यह भी इल्ज़ाम था कि आप कब्ज़ों के हवाले से लोगों को डराना धमकाना। मेरी बहुत क्लियर स्टेटमेंट है। मैंने आज तक किसी को डराया हो जिसने FIR दूर की बात है मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज की हो। एक तो वो मेरे सामने ले आए, दूसरा अगर आपके इल्म में कोई ऐसी जगह है जो मेरे नाम से कब्जा जहाँ हुआ हुआ है वो कल मेरे सामने ले आए, मैं उसे विकेट करूँ। आप इन चीज़ों को डिनाई करते हैं? 100% डिनाई करता हूँ। अच्छा, आप ये अंडरवर्ल्ड में रहते हुए आजकल की यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं? गन्ने लेके निकलना, गन मैनों के साथ निकलना, अपने आप को सोशल मीडिया पे इस तरह पोस्ट करना। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जिस चीज़ का जिक्र आपने यहाँ बैठ के कोई 8 सेकंड में कर दिया, मुझे उससे निकलने में 8 साल लगे हैं। उसमें सजाए मौत शामिल है, उसमें हेडमनी शामिल है, उसमें इंटरपोल शामिल है, उसमें मेरे वालिद साहब का कत्ल शामिल है, उसमें बहुत चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो अंडरवर्ल्ड के हवाले से आपने खुद भी बहुत मुसीबतें देखी हैं, और इस सारी सूरत हाल में बजाय इसके कि आप इस यूथ को एक पॉजिटिव मैसेज दें, आपने अपना फिर वही सिस्टम ऑन किया हुआ है। 8-8 10-10 डालें, जदीद असला लेके आपकी जो मूवमेंट होती है, तो उसमें आप फिर यूथ को क्या मैसेज देते हैं? आजकल की यूथ जो सी है वो इन चीज़ों से बड़ा इंस्पायर होती है। देखिए मेरी बात सुने, यूथ पहले मेरी जितनी मुसीबतें बर्दाश्त करे, जिस जिस चीज़ से मैं गुजरा हूँ वहाँ उससे गुजरे, तो कोई बात नहीं, उनका भी ये सिस्टम बन सकता है, लेकिन वो गुजरना मुश्किल है। उसके बाद मेरी मुखालफत अपनी जगह है। एक शख्स जो है वो नसीराबाद से उठता है, वो तीफी बाड़ी जिसका नाम है, उसने मेरे वालिद साहब पे उस वक्त हमला किया जब मेरे वालिद साहब को ये भी नहीं पता था कि ये दोस्त है या दुश्मन है, जब मेरे वालिद साहब बिल्कुल नहीं आते थे। हाँ, अगर उस दिन मैं उनके साथ होता तो हो सकता है नतीजा डिफरेंट होता। अच्छा, कैसा फील करते हैं आप एक आज़ादी की लाइफ? अभी आप जो लाइफ गुजार रहे हैं वो कोई आज़ाद लाइफ नहीं है, तो कैसा महसूस होता है आपको इस लाइफ में आने से पहले और उससे पहले की लाइफ में? मैंने चूज नहीं की अपने लिए, ये लाइफ मेरे पे डाली गई सिस्टम की तरफ से। सिस्टम मुझे इंसाफ दे देता, सिस्टम मेरे वालिद साहब का इंसाफ मुझे दे देता, तो मैं सब कुछ सरेंडर आज भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने सारे वेपन सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। तो ये इस यूथ को समझना चाहिए कि मेरा ये जो सारा सेटअप है ये बहुत तकलीफ़ों के बाद मुझे मजबूरन करना पड़ता। ना मुझे शौक़ है कि मैं इतने गन मैनों के साथ फिरूँ, ना मुझे शौक़ है कि मैं अपने बच्चों के साथ ना फिर सकूँ, ना मुझे शौक़ है कि मैं किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकता। तो ये इंजॉयमेंट से ज़्यादा तकलीफ़ है। मेरा मुखालिफ ऐसा है जो मुनाफिक है। तो मुस्तकबिल में आप अपने वालिद के कातलों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई करूँगा, बिल्कुल करूँगा, लेकिन सही टाइम पे। जिन दिनों आप कोटलखपत जेल में सजाए मौत की कोठरी में थे, तो आपके साथ बड़े बड़े नामी गिरामी लोग भी वहाँ पे कैद थे, तो कोई ऐसा वाक़या
जो आपकी लाइफ का बड़ा नाकाबिले फरामोश वाक़या हो वो आप बताना चाहें? मुकाबले फरामोश नहीं, लेकिन ऐसा वाक़या ज़रूर है जो शायद बड़े हिस्टोरिकल हैं, वो भूले नहीं जा सकते। और शायद बहुत चंद लोगों को, बल्कि चंद नहीं, शायद मुझे ही या एक दो और लोगों को इत्तेफाक हुआ उसको विजुअली अपनी आंखों से देखने का, जिसमें एक वाक़या रेमंड डेविस वाला। जब रेमंड डेविस अरेस्ट हुआ तो सड़क नहीं बन गई अंदर। एक और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में आपको बताता हूँ जिससे मुझे बातचीत करने में भी इत्तेफाक हुआ, मुलाकात भी मेरी उससे होती थी। उसका नाम था सरबजीत सिंह। मेरी उससे बातचीत हुई, इतनी फ्रैंकनेस होगी कि उसने एक टाइम पे मेरे से ये कन्फेस किया कि मैं इंडियन नेवी का कैप्टन हूँ। अच्छा। हाँ, और उनकी तरफ से मुझे टास्क मिला यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करने का, जो मैंने किया। इंडियन एक फिल्म भी आई थी, उसमें तो सरबजीत सिंह को दिखाया गया है कि वो गलती से बॉर्डर क्रॉस की हुई थी, शराब पी के बॉर्डर क्रॉस करके सब बकवास है। वो इंडियन नेवी का था। तो आपके सामने क्या एतराफ़ किए थे इसमें? डेड बॉडी वापस गई तो इन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। क्या मतलब एक आम किसान जो शराब पी के बॉर्डर क्रॉस कर दे उसको गार्ड ऑफ ऑनर दे के उसके प्राइम मिनिस्टर उसकी रिसीव कर रहा होता है उसको। यानी ये पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उसमें मुलव्वस था वो। बिल्कुल मानता था वो, लेकिन वो कहता था कि मेरे से गलती हुई। जी, तो नाजरीन, आपने अली बॉक्सर की बातें सुनी, उनकी ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन भी सुने आपने। इस सारे इंटरव्यू में दो चीज़ें सामने आई हैं जो हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। उसमें एक बात बहुत अहम है कि एक 9 साल के बच्चे को कत्ल के जुर्म में फंसा देना और बाद में उसको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए साल हा साल अदालतों के चक्कर लगाता रहा और वो फिर बरी हो गया। ये हमारे सिस्टम पे एक सवालिया निशान है। दूसरी बात नाजरीन, जो एक चीज़ हमें नज़र आती है अंडरवर्ल्ड की, जिनसे आजकल की यूथ हमारी बहुत मुतासर होती है। मैं ये समझता हूँ कि अंडरवर्ल्ड की कोई ज़िंदगी नहीं है कि जहाँ कोई शख्स बग़ैर गनमैनों के अपनी मूवमेंट भी नहीं कर सकता, आज़ादी से जी नहीं सकता, अपने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ सकता, अपने बच्चों के साथ आज़ादाना घूम फिर नहीं सकता। ये लम्हात उसके लिए कितने तकलीफ़देह होते हैं ये वो ही बता सकता है। तो हमें अंडरवर्ल्ड से मुतासर होने की ज़रूरत नहीं है। एक आज़ाद, एक शरीफाना ज़िंदगी में जो सुकून है वो अंडरवर्ल्ड में नहीं है। एक इसी तरह का इंकशाफात से भरपूर इंटरव्यू लेके बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।